धन्यवाद रहे भैया। सभी साथियों को जोहार। हमू आखा जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। सम्मानित साथियों, आज बड़ा अवसर है हमारे समाज के लिए और सोसाइटी के लिए कि जिस तरीके से हमारे समाज और सोसाइटी में जय संगठन जो काम करता है उसमें जो बिखराव का जो कारण आया है उसको हमको कैसे खत्म करना है, इसमें आज हम सभी युवा मंथन करेंगे साथियों। और उसके बाद में हमारे जिला की जो कार्यकर्ता ने कहा कि हमारे समाज और सोसाइटी को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, इस पर अगर हम विचार करें तो आज की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के साथ में कुछ एजेंसियां काम करती है। अब वो एजेंसियां कौन सी है, उसमें हमारे लोग कितने हैं और वो किस तरीके से हमारे बीच में काम करते हैं और हमारे समाज और संगठन के को कैसे तोड़ने में लगे हैं, इस पे आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि वो किस प्रकार से हमारे समाज और संगठन को खत्म कर रहे हैं। साथियों, इस देश के अंदर में हर व्यक्ति ये चाहता है कि अगर क्रांति होगी तो वो सिर्फ आदिवासी समाज से होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा 45 देश में है तो आदिवासी है। आज हमें अधिकार मिल जाते हैं, सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन वो हमारे तक पहुंच नहीं पाता है। इसका कारण क्या है कि हमारे समाज और सोसाइटी के जो युवा है वो जागरूक नहीं है। अभी भैया ने पहले कहा कि हमको पद चाहिए या हमारा समाज व्यवस्थित होना चाहिए। हमारा समाज व्यवस्थित होगा तो हमको किसी भी पद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक व्यक्ति भी हमारा सौ पे भारी है। आज अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति विभाग, हमारा जो डिपार्टमेंट है वही बोलता है कि अगर हम ऐसे करके पकड़ेंगे तो हर 5वें आदमी को पकड़ लेंगे हम, इतनी हमारी मध्य प्रदेश में जनसंख्या है। उसके बाद में भी सबसे ज्यादा शोषण और अत्याचार किस पे होता है, हमारे आदिवासी समाज पे होता है। साथियों, इसका कारण है आप स्कूल से लेके कॉलेज से लेके पॉलिटिक्स से लेके नेता से आप सभी लोगों को देख रहे हो, सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है, हमारे भाई लोगों का होता है। किसी नेता को झापट पड़ता है तो किसको पड़ता है, हमारे नेता को पड़ता है। किसी यूनिवर्सिटी में से किसी प्रोफेसर को निकाला जाता है तो किसको निकाला जाता है, हमारे भाई लोगों को निकाला जाता है। अरे थाने में सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित किया जाता है तो किसको किया जाता है, हमारे समाज के लोगों को। हम अगर किसी पुलिस वाले को भी मारा जाता है तो हमारा आदिवासी पुलिस वाला। आज आपने एक सोशल मीडिया में वीडियो देखा होगा, भैया ने मेरे को याद दिला दिया कि पुलिस में भी अगर किसी को मारा जाता है तो किसको मारा जाता है, हमारे पुलिस वाले भाइयों को। और सबसे ज्यादा दुख वाली बात यह है कि जिस सोसाइटी में हमारे जो लोग हैं और जो अच्छे पद पे हैं उनको आदिवासी बताने में समस्या उत्पन्न होती है, और ये हमने कल भी देखा है। साथियों, हमारे समाज को सबसे ज्यादा पीछे धकेलने का जो कारण रहा है वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का रहा है, क्योंकि ये अच्छे पद पे होने के बाद में, जैसे आज हम गरीब तबके के लोग हैं, आप समाज सोसाइटी में काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, इनके साथ में मत रहना यार, ये अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। अरे हमारी वजह से आप तुम्हारा पद और तुमको सुरक्षा मिल रही भाई लोगों, नहीं तो कैसे मिलती। सारा हर कोने में आरएसएस का बंदा है, हर कोने में कांग्रेस का बंदा है, हर कोने में बीजेपी का बंदा है, और जब मैं ये देखता हूं कि मेरा समाज किधर है तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? तो उसको मजबूत करने के लिए हमको क्या करना है, इस पे हम आज बात करेंगे साथियों। और यही कारण है आज धार डिस्ट्रिक्ट हमारा आदिवासी बाहुल्य है, लेकिन धार की सीट कौन सी है, सामान्य है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। आज पीतमपुर को भी तहसील बना दिया। आज हम बात करें कि हम 5th शेड्यूल के लोग हैं, लेकिन यहाँ का कलेक्टर कौन है, कौन है कलेक्टर यहाँ का, क्या एसटी का कलेक्टर है क्या? यही कारण है, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारे नेता भी जागरूक नहीं होंगे साथियों। भैया यही कहना चाहते हैं कि हमारा समाज और सोसाइटी अगर जागरूक होगा तो हम व्यवस्थित तरीके से हमारे समाज को चला सकते हैं। आज हर कोई ये चाहता है कि मेरे को भैया की गुट से पद मिल जाए, इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए। ये गुटबाजी अगर हमको खत्म करना होगा तो सबसे पहले हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, चाहे संवैधानिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे हमको प्रशिक्षण में बैठना पड़ेगा साथियों। क्योंकि जब तक हम कैडराइज नहीं होंगे, हम हमारे उद्देश्यों को नहीं समझेंगे, तब तक हम हमारे समाज सोसाइटी को एक दशा और दिशा में लेकर नहीं जा सकते। यही कारण है आज तक जो बिखराव का कारण है, उसका मेन कारण यही है कि हमारे पे जो लगाम होना चाहिए वो लगाम हमारे किसी भी लीडर के हाथ में नहीं है। उसको लगाम को हमको बनाना पड़ेगी। अगर कोई लीडर अननेसेसरी किसी पार्टी से मिलता है या कहीं पर भी जाता है तो वो लगाम किसके हाथ में होना चाहिए,
हमारे संगठन के नेतृत्वकर्ताओं के हाथ में होना चाहिए कि जब तक संगठन नहीं चाहेगा तब तक आपको किधर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको बैठक लेके ही निर्णय लेना चाहिए, लेकिन वो व्यवस्था है क्या? इसके लिए आज ये बैठक रखी है कि पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि जयेश एक परिवार है जिसमें हम अलग अलग गुटों में बंटे हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हैं, उनको भी कान पकड़ के वापस लेकर आएंगे, क्योंकि भाइयों सबसे ज्यादा अगर मुसीबत और समस्या झेलता है तो आदिवासी युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, जो समाज में दिन रात मेहनत कर रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि आप बताइए कि आपका गठन करने के लिए, आपको जिला बनाने के लिए, आपको कैडर देने के लिए कौन आया? कोई आया क्या? कोई नेता आया क्या? कोई आपके गांव का सरपंच आया क्या? आप लोग क्यों काम करते हो? हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमको पता है, जब हम न्यूज में देखते हैं, जब हम टीवी चालू करते हैं, जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, चाहे हमारा पुलिस वाला है, सबके साथ में अत्याचार शोषण चरम सीमा पर है। हमारे देश को आजाद होने के 75 वर्ष हो गए, लेकिन अत्याचार हमारे समाज से खत्म नहीं हुआ है। हमारा आदमी इस देश का सर्वोच्च पद पर बैठा है, राष्ट्रपति बनकर बैठा है, लेकिन हमारी दुर्दशा आज भी वैसी की वैसी है। अभी गवर्नमेंट ने वो लॉन्च किया है कि वन भूमि है उसको हम निजीकरण करेंगे, उसको प्राइवेट खातों में देंगे। अब बताइए सबसे ज्यादा जल जंगल में कौन रहता है? आदिवासी। इसीलिए, और ऐसा भी नहीं है गवर्नमेंट प्लस संघ, मतलब गवर्नमेंट तो उसको लीज पे देगी ही देगी, लेकिन उसमें इंटरफेयर किसका रहेगा? संघ का। मतलब डायरेक्टली अब उनको किसी भी, मतलब पब्लिकली उनको कोई भी डर नहीं, किसी भी गवर्नमेंट को जनता का डर नहीं है, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। सबसे मेन कारण ये है। अगर हमको बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमारे आदिवासी समाज में बदलाव लाना पड़ेगा। अभी हमारे बीच में 26 जनवरी को दिल्ली से एक वकील साहब आए थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने ये कहा कि इस देश में अगर क्रांति कोई ला सकता है तो आदिवासी समाज ला सकता है। इसकी डेफिनेशन देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि देश दुनिया में जितनी भी जो क्रांति हुई है वो सबसे गरीब तबके के लोगों ने करी है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमारा जो समाज है वो हर तरीके से, हर समस्याओं से घिरा हुआ है, और उसको उभारने की जिम्मेदारी हम सभी युवाओं की है। अगर आज हमने सबने ठान लिया कि हमको एक नेतृत्व तो ऐसा बनाना है कि पूरे देश में हम व्यवस्थित तरीके से, सुसज्जित तरीके से, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे कोई सा भी संगठन, अगर सबको चुप्पी साधने के लिए हमको खड़ा करना रहेगा तो हमारा समाज व्यवस्थित होना चाहिए। आज हमारा व्यक्ति, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हम दार डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि हमारा जिला अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए कि उसको कलेक्टर को नानी याद दिला दे, होना चाहिए कि होना चाहिए? आज विधानसभा में हमारे भैया गए, हेरालाल भैया, 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, 6 शेड्यूल की बात करते हैं, है ना, जितने भी जो कानून होते हैं उस पे कम से कम एक ऑब्जेक्शन तो जाता है कि यार ये हमारे समाज के हित में नहीं है, तो इस पे ऑब्जेक्शन मार दिया कि भैया मिलोड हमको यह कानून नहीं चाहिए। आपने देखा होगा ना वीडियो सोशल मीडिया पे। तो ये व्यवस्था कब होगी? हम क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली अभी जाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले 2, 4 साल, 5 साल, भैया ने 10 साल दिए, तब जाके 2 बार विधायक है। हमने तो 5 साल भी नहीं दिए संगठन को, दिए क्या? बहुत सारे जो युवा है जिन्होंने 10-15 साल दिए भैया के साथ में, लेकिन कुछ ऐसे भी युवा जिन्होंने अभी इस समाज और सोसाइटी को जाना है, जय संगठन को जाना है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? ये युवा बता दो कि जय संगठन का उद्देश्य ये है, बता सकते हो क्या? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जल जंगल जमीन प्लस हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, ताकि जो जितने आक्रमण और संक्रमणकारी है वो हमारे समाज को बगला के जो हमारी यूनिटी है उसको कैसे खत्म करें, उसको कैसे रोका जाए, ये हमारा मेन उद्देश्य है साथियों। जरूरी नहीं है कि हम अच्छा एजुकेशन लेंगे तभी हमारे समाज सोसाइटी को सुधार सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अन्य समाज में जैसे जायसवाल को देख लो, ये बनियान को देख लो, जैन को देख लो, क्या सब लोग नौकरी करते क्या? नहीं करते ना। फिर भी समाज में उनका तबका देखिए कितना भारी है, आर्थिक रूप से संपन्न है। यहाँ के सिख समुदाय को देख लो, अगर वो एक दिन के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद कर दो तो ये देश भूखे मर जाए। लेकिन हम क्या बंद करेंगे तो इस देश को प्रभाव पड़ेगा, बताइए। अगर आप बोल कि हम खेती नहीं करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी जमीन को लीज पे ले लेंगे। लेकिन वही चीज है, यहाँ का पाटीदार समाज, ओबीसी समाज अगर बोल देगा कि हम आज से खेती नहीं करेंगे तो पूरा देश तहलका मच जाएगा। लेकिन हमारी हर एक व्यवस्था को खत्म कर दिया। फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा धार डिस्ट्रिक्ट आदिवासी बहुल्य है, लेकिन हमारे लिए बैठने के लिए धर्मशाला नहीं है। अब बताइए,
हमारे 6 सांसद है, 47 विधायक है, लेकिन कभी इस बारे में नहीं सोचते हैं कि हम सब मिलकर समाज को क्या देंगे। इस पे कोई विचार नहीं होता। वो विचार हमको इस मंच से हमको पैदा करना पड़ेगा, तब जाके हमारा समाज और सोसाइटी भैया के साथ में खड़ा रहेगा और कंधे से कंधे मिलकर जिस तरीके से हम बात करते हैं कि 47 विधायक हमको चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब हम मिशन के साथ में काम करें, नहीं तो पॉसिबल नहीं है साहब। पद लेने से या पद देने से हम बड़े नहीं हो जाएंगे। हमको संवैधानिक तौर पे इतना मजबूत होना पड़ेगा कि कोई ये बोले कि अगर एट्रोसिटी एक्ट लगाना है तो उसका क्या फायदा है, तो आप क्या बताओगे, बताइए। क्योंकि ये हुआ है। अगर आपको पूछ लिया किसी पुलिस वाले ने कि एट्रोसिटी एक्ट लगाने से क्या फायदा आपके समाज को, तो आप क्या जवाब दोगे। ऐसे ऐसे चीजें हमारे समाज और सोसाइटी के साथ में हो रही है साथियों की, जिसका कोई जवाब नहीं है। आज कॉलेज में हमारे बच्चे कोई कार्यक्रम करते हैं और हमारे समाज का अगर टीचर या प्रोफेसर वहां आ जाता है तो उसको तुरंत बिना किसी नोटिस के सस्पेंड कर दिया जाता है। और इस पे कोई नेता नहीं सोचेगा भाई लोगों, कोई सरपंच नहीं सोचेगा, कोई सोसाइटी उसमें बैठ के हमारे जो बड़े बुजुर्ग होटले पे बैठ के कभी चर्चा नहीं करेगा कि मेरे समाज की दशा और दिशा किधर जा रही है, मेरे समाज के नवयुवक कहां जा रहे हैं, मेरे समाज की बालिकाएं कहां जा रही है। आज तो सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि हमारे समाज और सोसाइटी की बालिका अन्य समाज में ब्याह के लेके जा रहे लोगों, और वो भी बिल्कुल चरम सीमा पर। इस पे कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, कभी किसी ने थाना नहीं घेरा है, और जो हम जैसे युवा करते हैं तो उन पे एफआईआर हो जाती है, और उसके एवज में कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं होता है। इस व्यवस्था को हमको अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, इस पे आज हमको मंथन करना पड़ेगा साथी। और यही कारण है क्योंकि आज भैया भी विधानसभा में अकेले हैं, तो ऐसे हमको और लोग भेजना पड़ेगा, और भैया ये डिसाइड करे कि हमारे देश का एक बायलॉस होना चाहिए। अगर कोई गलत जाता है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि अब हमको रबर स्टैम्प नहीं चाहिए भैया। हम ये चाहते कि नहीं भाई लोगों, रबर स्टैम्प वाले लोग नहीं चाहिए हमको। अगर जिसमें काबिलियत है आप उसको बढ़िया व्यवस्थित तरीके से आपके साथ में आगे मिला के लेकर चलो तो बढ़िया रहेगा, तभी हमारे समाज का सही नेतृत्व कर पाएंगे साथियों। देखो, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप सब लोग भाई भी आए हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा कभी कतई उद्देश्य ये नहीं है कि हमको यहाँ का पद मिल जाए, हमको वहाँ का पद मिल जाए। बस हमको इतनी सी पीड़ा हो जाना चाहिए कि कहीं पर भी हमारे आदिवासी समाज के साथ में शोषण अत्याचार होता है तो हमारे दिल से आवाज निकलना चाहिए कि मेरे समाज के साथ में गलत हो रहा है, तो किसी भी टीआई से, किसी भी कलेक्टर से, किसी भी एसडीएम से लड़ने में हमारी ताकत आ जाए, चाहे संवैधानिक तौर पे। इसलिए सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी केडर में बैठे, केडर को समझे और संवैधानिक हक अधिकार को समझे। भैया को अच्छे से 5th शेड्यूल का नॉलेज है, 5वीं अनुसूची के क्या प्रावधान है, पेशा कानून के क्या प्रावधान है, ताकि हमारे यहाँ पे जो पटवारी आता है उसको हम अच्छे से समझा सके कि बिना किसी जानकारी के हमारी जमीनों को, जो आदिवासी की जो जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हो रही है, उसको हम रोक पाए। ये बड़ा विषय है साथियों, क्योंकि आज मैंने देखा है कि ये अपना नालसा में बड़ी बड़ी होटलें खोल रही है, मांडव में बड़ी बड़ी होटलें चल रही है, लेकिन जमीन हमारी है, मालिक हमारा भाई नहीं है। तो इससे हम आर्थिक रूप से तो पीछे होते जाएंगे ना भाई लोगों। हम इसको बोलता है एंजॉय ऑफ सिटी बोला जाता है, लेकिन एंजॉय ऑफ सिटी में हमारे लोगों का बड़े बड़े बिल्डिंग है क्या? नहीं है ना। तो इसको बचाने के लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि आर्थिक रूप से हम सक्षम तभी हो पाएंगे जब हमारे पास जो 1-1, 2-2 बीघा जमीन है उसको हम व्यवस्थित कर पाए, उसको बचा पाए, तभी जाके हम हमारे हक अधिकार को भी बचा पाएंगे। क्योंकि खाने के लिए दाना रहेगा तो लड़ने के लिए शरीर में जान रहेगी, खाने के लिए दाना नहीं रहेगा तो लड़ पाएंगे क्या? तो आप सभी साथियों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसीलिए आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, जोहार करता हूँ, और बाकी की जानकारी हमारे भाई लोग देंगे। जोहार।